सुप्रभात। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का दौर। और ये पढ़ेंगे हम लोग CUET मॉडल, यानी कि इसमें टारगेट होगा टॉप, डेट और टाइम। शीत युद्ध किसे कहते हैं? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता ही होगा कि जहां पे एक शीत युद्ध क्या था, तो शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था, विचारों का संघर्ष था, विचारधारा की लड़ाई थी। ये कोई भी सीधे सीधे आमने सामने लड़ा गया युद्ध नहीं था। जैसे अगर हमको लड़ना होगा तो मान लीजिए हमारी झगड़ा मुकेश से हो गई, तो मुकेश को हम कुछ नहीं बोलेंगे, प्रियांशु से मुकेश को लड़ाई करवा देंगे। अगर हमारा झगड़ा नेहा से हो गया तो नेहा को कुछ नहीं बोलेंगे, आंटी से कंप्लेन कर देंगे, आंटी को देंगे। प्रिया से झगड़ा हो गया तो प्रिया को कुछ नहीं बोलेंगे, रांची वाली दीदी को फोन कर देंगे, बोल देंगे। सेम कंडीशन स्वाति के साथ हो सकता है, साक्षी को बोल देंगे। कहने का मतलब है कि इसको बोला जाता है प्रॉक्सी, यानी कि वार सीधे सीधे नहीं लड़ा है। खैर, ये शीत युद्ध शुरू क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, ये कब हो रहा था? 1939 से लेकर 1945 तक ये टाइम पीरियड था। उस समय 4 मित्र राष्ट्र थे, 4 दोस्त थे। जैसे 4 दोस्त, एक नेहा हो गई, एक प्रिया हो गई, नंदिनी हो गई, स्वाति हो गई, 4 मित्र थे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो 4 मित्र में आप बोल सकते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, रूस। ये 4 दोस्त थे। अब ऐसा क्या नौबत आ गया कि दोस्त ही झगड़ा कर, दोस्तों को आपस में लड़ना। तो लड़ाई होता है मसल्स का, पावर का, पैसे का, ताकत। चारों चाहते थे कि हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली बने। झगड़ा शुरू होता है तो तब शुरू होता है तो सबसे पहले एक मीटिंग बुलाई जाती है, याल्टा सम्मेलन शुरू करते हैं। याल्टा सम्मेलन कब हुआ था? याल्टा सम्मेलन हुआ था 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक 1945 में। 4 फरवरी से 11 फरवरी तक 1945 में याल्टा के क्रीमिया शहर में, इसीलिए इसका नाम याल्टा सम्मेलन भी है, क्रीमिया सम्मेलन भी है, और एक और नाम है आर्गोनाट सम्मेलन। एक ही सम्मेलन को 3 नामों से जाना जाता है, याल्टा, क्रीमिया और आर्गोनाट सम्मेलन। ये हुआ था 4 फरवरी से 11 फरवरी 1945। इसमें हुआ क्या कि तय किया गया कि जो जर्मनी, जिसके साथ हम लोग युद्ध लड़ रहे थे, उसको आपस में बांट लेंगे। अब एक गांव में कहावत प्रसिद्ध है। कहावत क्या है कि राजा को पता नहीं है मुसहर गांव बेच दिया। तो जर्मनी को पता नहीं है, उसका बंटवारा हो गया। तो बंटवारा में क्या हुआ कि जर्मनी का 2 हिस्सा बांटा गया, एक पश्चिमी जर्मनी और एक पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी में 3 हिस्सेदार हो गए, एक फ्रांस, एक ब्रिटेन और एक अमेरिका। और पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ, रूस अकेले। अब भाई अकेले आधा से ज्यादा माल खा जाओगे तो झगड़ा तो होगा, क्योंकि जब आम का बंटवारा हुआ, आम चोरी किया गया, तो बंटवारा भी बराबर 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 होना चाहिए। जो अकेले खाएगा वो भुगतेगा, 3 को मिलकर उससे लड़ेगा ना जी। तो ये याल्टा सम्मेलन सिर्फ जर्मनी का बंटवारा नहीं था, ये यूरोप का बंटवारा। यूरोप पर कब्जा करने की लड़ाई यहाँ शुरू हुई। और इससे मुहर लगता है पोट्सडैम सम्मेलन 1945, जो कि 17 जुलाई को हुआ। यहाँ तक प्लान बना और मुहर लगा पोट्सडैम सम्मेलन में, जो कि 17 जुलाई 1945 को। कब हुआ था? 17 जुलाई 1945। ये सिर्फ बंटवारा की तय नहीं हुआ था। पहला सम्मेलन याल्टा सम्मेलन की बात हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ बंटवारा नहीं हुआ। यहाँ पे जर्मनी को सिर्फ 4 भाग में बांटने की बात नहीं हुई। यहाँ ये भी तय किया गया कि 25 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को मीटिंग की जाएगी। मीटिंग किससे की जाएगी? एक नया संगठन बनाने के लिए। और इसी सैन फ्रांसिस्को की मीटिंग के बाद बना था यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें तय किया गया कि जापान के विरुद्ध जो युद्ध होगा उसमें सोवियत संघ अमेरिका को साथ देगा। जर्मनी से लड़ने के बाद हम लोग जापान से भी लड़ेंगे, और उसमें
सोवियत संघ साथ देगा, स्टालिन ने कमिटमेंट किए थे। इसमें यह भी तय हुआ कि जो पोलैंड है उसका पुनः से सीमा निर्धारण किया जाएगा, उसका बाउंड्री जो है रीबाउंड्री की जाएगी। और इन सब पे मुहर लगा पोट्सडम सम्मेलन, जो कि जर्मनी का शहर है, वहां पे 17 जुलाई 1900 मुकेश कितना 1945 जब जर्मनी का बंटवारा हुआ, जर्मनी दो हिस्सा बट गया, एक वेस्ट और एक ईस्ट। वेस्ट वाला में 3 देश, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, और ईस्ट वाला में सोवियत संघ। वेस्ट वाले को कहा गया FRG, यानी कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, और ईस्ट वाले को कहा गया GDR, यानी कि जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कोई कंफ्यूजन? और यहीं से शुरू होता है यूरोप का बंटवारा और परोक्ष या प्रॉक्सी वार, जिसको हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बर्नार्ड बारूद ने किया था। वो एक अमेरिकी पत्रकार तो लिपमैन थे ना? सॉरी, अमेरिकी पत्रकार लिपमैन थे। हाँ, पत्रकार लिपमैन थे। और जो बर्नार्ड बारूद थे ना, वो एक कूटनीतिज्ञ थे, अमेरिकी कूटनीतिज्ञ थे। तो सबसे पहले बर्नार्ड बारूद ने, जो अमेरिकन थे, उन्होंने सबका प्रयोग किया था प्रचार प्रसार के थे, और इसे अखबारों में छापकर मीडिया में लाकर पॉपुलर करने का श्रेय जाता है वाल्टर लिपमैन। अब आते हैं 45 के बाद 46 में एक जगह, एक कॉलेज का नाम था वेस्टमिंस्टर कॉलेज, और ये पड़ता है मिसौरी में। यहाँ पे एक फुलटन का भाषण दिया गया। फुलटन स्थान का नाम है, इसको फुलटन के भाषण के नाम से प्रसिद्धि मिली। और एक भाषण दिया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। कहाँ खोना है आप यहाँ दिख नहीं रहे हैं? तब ठीक है ना, तुम यहाँ और बॉडी यहाँ है, तुम यहाँ नहीं हो, दिख नहीं रहे हो, तुम कहीं और समझना होगा। तो 5 मार्च 1940 को वेस्टमिंस्टर कॉलेज में, जो कि अमेरिका में है, अमेरिका के मिसौरी के फुलटन में, जिसको फुलटन का भाषण कहा जाता है, वहां एक भाषण दिया गया। और भाषण का टॉपिक था शांति की नसें, शांति की नसें। और इस पे भाषण दिया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। और उन्होंने सबसे पहले आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि यूरोप के बीचों बीच लोहे का पर्दा लग गया है। कर्टन का मतलब पर्दा होता है, और आयरन मतलब लोहा, यानी कि पूरब के लोग पश्चिम को नहीं देख पा रहे हैं, और पश्चिम के लोग पूरब को नहीं देख पा रहे। तो आयरन कर्टन का प्रयोग किसने किया? विंस्टन चर्चिल। फुलटन का भाषण कब हुआ? 1946 5 मार्च 1946। यह फुलटन कहाँ है? अमेरिका, मिसौरी अमेरिका में। ये चीजें आपको MCQ में पूछी जाएंगी। फुलटन का भाषण किसने दिया, ये ज्यादा पूछा जाता है। जितना कि मैंने बताया इतना जितना ना पूछा जाए, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि फुलटन का भाषण किसने दिया, या आयरन कर्टन का प्रयोग किसने किया, या फुलटन क्या है। तो फुलटन शांति की नसों के भाषण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अमेरिका में। चलिए, उसके बाद 1947 ट्रूमैन सिद्धांत आता है। ट्रूमैन सिद्धांत में साम्यवाद को खत्म करने का, कुचलने का प्रयास किया गया। उसके बाद आता है मार्शल प्लान 1947 में ही। इसमें क्या किया गया? इसमें किया गया कि जो पश्चिम यूरोपीय देश थे, उनको आर्थिक और सैन्य मदद दी जाएगी। दोनों सिद्धांतों में फर्क है। यहाँ पे साम्यवाद को खत्म करने का प्रयास किया गया, और यहाँ पे पूंजीवादी समर्थित लोगों को आर्थिक और सैन्य मदद देने की बात की गई। और मार्शल प्लान का जवाब मोल्टो प्लान से दिया जाता है। मार्शल कौन थे? अमेरिकी विदेश सचिव थे,
और मोटो यूएसएसआर सोवियत के विदेश सचिव। इंडिया में विदेश मंत्री होते हैं, उधर विदेश सचिव होते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं। क्लियर है? उसके बाद 1948 से 49 बर्लिन की नाकेबंदी। तो यहाँ पे सोवियत संघ कोशिश करता है कि बर्लिन को ब्लॉक कर दिया जाए ताकि जो पश्चिमी जर्मनी के लोग हैं वो जो इधर आ गए उधर न जा सके। 1949 4 अप्रैल 1949 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का गठन होता है, यानी कि सैन्य संगठन की शुरुआत हो जाए। और शुरुआती दौर में 12 देश थे, इसमें ये अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया था। वर्तमान में इसकी संख्या 32 तक पहुंच गई है। तो नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और उसके बाद 1950 से लेकर 1953 तक कोरिया चलता है, कोरियाई युद्ध चलता है। और इसे माना जाता है पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद का पहला वार। युद्ध वो प्रॉक्सी था, लेकिन साम्यवादी जो कोरियाई थे उसको यूएसएसआर का सपोर्ट था और पूंजीवादी कोरियाई को अमेरिका का सपोर्ट था। और यही 3 साल के युद्ध के बाद कोरिया बढ़ जाता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया कौन है? साम्यवादी। और दक्षिणी कोरिया कौन है? हमको डाउट किम जोंग। कोरिया का ना दोस्त है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये पहला प्रॉक्सी वार भी था और साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच लड़ा गया पहला युद्ध कौन सा था? कोरिया युद्ध। कितने दिन चला? 3 साल। और इसके बाद हो जाता है कोरिया का बंटवारा। चौबन बनता है सीटो 1954। ये भी एक सैन्य संगठन था। इसका डेट क्या था? सीटो की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ था बताइए? प्रियांशु जी हैं? क्या लिखा हुआ नहीं है, कैसा बताइए? हाँ, सीटों का स्थापना का डेट बताइए। 54 तो लिखा हुआ है 1954। फाउंडेशन डेट कब था? 8 दिसंबर। नो, 8 दिसंबर को तो ये हुआ था, क्या बोलते हैं यार, कुछ 8 दिसंबर को लिखे हैं। आईएनएस संधि हुआ था 8 दिसंबर को। 24 फरवरी। 24 फरवरी। उसका मुख्यालय कहाँ है और कितने फाउंडेशन हैं? तो सीटों का स्थापना होती है 24 फरवरी को और 8 सितंबर को। 8 सितंबर ना? हाँ, 24 फरवरी नहीं भैया। 8 सितंबर। गलत क्यों बताया? 8 सितंबर। शायद मनीला। 8 सितंबर को हुआ था मनीला, इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद होता है वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट जो सोवियत संघ रूस बनाता है। ये कितने मई को हुआ था? 14 मई या 15 मई। मई में हुआ था इसकी स्थापना। और इसी समय होता है बगदाद संधि। बगदाद संधि में जब इराक निकल जाता है तो बाद में सेंटो बन जाता है 1959 में। ठीक है। 1956 में होता है हंगरी विद्रोह और सोवियत संघ ने इस विद्रोह को कुचल दिया था। हंगरी में जो विद्रोह हुआ था सोवियत संघ ने इसको अपनी ताकत से कुचल दिया था। तो 1956 में होता है हंगरी विद्रोह। उसके बाद 1957 में क्या होता है? तो अंतरिक्ष वार या अंतरिक्ष पर कब्जा कराने की दौड़ और शुरू हो जाती है और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस जो है अपना पहला परीक्षण करता है अंतरिक्ष में स्पुतनिक प्रक्षेपण करता है, यानी कि स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में पहला बार एक प्रक्षेपण किया गया और उसका नाम था स्पुतनिक। किसने किया? यूएसएसआर ने।
1959 में सेंटो ट्रेस हो जाता है क्योंकि उसमें से ईरान निकल जाता है। तो बगदाद का ही दूसरा नाम है सेंटो। इसमें इराक था, इराक कम हो गया तो सेंटो बन गया। केंद्रीय संधि संगठन, सेंटो का हिंदी में फुल फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं बर्लिन का दीवार का निर्माण। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ? तो बर्लिन का दीवार का निर्माण होता है 1961 में। बहुत सारे घटनाक्रम भी हैं। 1961 में जो निर्माण हुआ इसका बहुत सारा घटनाक्रम है। इस दीवार की लंबाई, कुल लंबाई 155 किलोमीटर है। बर्लिन की दीवार की कुल लंबाई कितनी है? 155 किलोमीटर है। और बर्लिन शहर में ये लगभग 43 किलोमीटर है। बर्लिन की दीवार की लंबाई 155 किलोमीटर और बर्लिन शहर में इसकी लंबाई 43 किलोमीटर है। दरअसल 1961 का वो दिन, यानी कि वो दिन था 13 अगस्त। 13 अगस्त 1961 को रातों रात पूरे बर्लिन में कटीले तार से घेराबंदी कर दी जाए और उस घेराबंदी के बाद शुरू होता है दीवार का निर्माण कार्य, जो 2 सप्ताह में बनकर तैयार। रातों रात पहले तार से घेर दिया गया, बाद में दीवार दिया गया। दीवार 2 थे। कौन कौन दीवार थे? हिटरलैंड वॉल और बॉर्डरलैंड वॉल। हाँ, हिटरलैंड वॉल और बॉर्डरलैंड वॉल, दो दीवार थे पैरेलल। हिटरलैंड वॉल और बॉर्डरलैंड वॉल। एक बार आप देख लीजिएगा, 2 दीवार से मैं बता रहा हूँ, दोनों दीवार के बारे में बताऊंगा, उससे पहले आता हूँ। तो 155 किलोमीटर लंबी थी। अगर इसको मील में किया जाए कन्वर्ट, तो मील में होता है 96 मील। तो एमसीक्यू में किलोमीटर भी पूछ सकता है और मील भी पूछ सकता है। तो मील कितना होगा, किलोमीटर कितना होगा? गुड। और इसके बीच में एक था डेथ स्ट्रिप, यानी कि 2 दीवार था। देखो, एक दीवार और एक और दीवार, 2 दीवार था। इसके बीच में था डेथ स्ट्रिप। इसमें जो भी जाएगा उसको देखते ही गोली मार देने का आदेश था। ठीक है, यानी कि अगर इस दीवार के बीच में कोई दिख गया तो देखते ही शूट एंड साइड का ऑर्डर था। और लगभग 140 से अधिक लोगों को मारा भी गया। 140 से अधिक लोगों को मारा भी गया इस डेथ स्ट्रिप में। कितने लोगों को मारा गया? 140 से अधिक। लगभग 140 से अधिक तो मारे गए। यहाँ देखिए लिखा हुआ। चलो, दोनों दीवार, एक इस दीवार का नाम क्या है बताइएगा आप लोग, और एक इस दीवार का नाम क्या है बताइएगा। दोनों दीवार की ऊंचाई अलग थी, लंबाई चौड़ाई अलग थी। छोटी दीवार थी, एक बड़ी दीवार थी, और बीच में था ये डेथ स्ट्रिप। तो भीतरी दीवार जो है, भीतरी दीवार का नाम है हिंटरलैंड मॉल। ठीक है, ये पूर्वी जर्मनी की ओर से थी। ये ईस्ट साइड में था, इसको भीतरी दीवार कहते हैं, यानी कि जर्मनी जैसे सोवियत संघ उसका अंदर की तरफ का दीवार हो गया। और उसकी जो बाहरी दीवार थी, इसका नाम है होर्डलैंड मॉल। होर्डलैंड मॉल। ठीक है, और ये पश्चिम साइड में थी, ये वेस्ट साइड में थी। और बीच वाले को क्या कहा जाता है? डेथ स्ट्रिप। तो भीतरी दीवार जो थी ये लगभग 10 फीट ऊंची थी, और बाहरी दीवार जो थी 11.5 से 12 फीट ऊंची। यानी कि ये वाला थोड़ा सा छोटा था हाइट में, और ये वाला हाइट में बड़ा था, और बीच में डेथ स्ट्रिप था। ठीक है, तो इसको हम लोग हिंटरलैंड मॉल को 10 फीट मान लेते हैं, और इसको 12 फीट मान। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा बड़ा 19-20 था, लेकिन 10 से 12।
ठीक है। उसके बाद सबसे पॉपुलर चेक पॉइंट कौन था? चार्ली। चार्ली चेक पॉइंट जो था इसका सबसे पॉपुलर चेक पॉइंट था। बर्लिन की दीवार का सबसे पॉपुलर चेक पॉइंट कौन था? चार्ली चेक पॉइंट। यहाँ पे क्या होता था कि जितने विदेशी राजनयिक थे या अधिकारी थे उसी चेक पॉइंट से एक दूसरे के पास क्रॉस करते थे। आम पब्लिक के लिए तो बंद था, लेकिन राजनयिक या किसी विदेशी लोगों को आना जाना होता था, नेता लोगों को, तो उनके लिए चार्ली चेक पॉइंट चेक नाका था, वहीं से आते जाते थे। एक्चुअली क्या था कि सुरक्षा के बहुत जबरदस्त बंदोबस्त थे और दीवार के हर कॉर्नर पे चेक नाका लगाया हुआ था, पुलिस का एक पॉइंट लगाया हुआ था। ठीक है, तो चार्ली चेक पॉइंट जो है सबसे प्रसिद्ध सीमा चौकी थी, यहीं से लोग आते जाते थे, खास करके विदेशी और राजनयिक। 140 लोग मारे गए तो पता ही है। पूर्वी जर्मनी, यानी कि पूर्वी जर्मनी के लोगों ने इस दीवार को क्या कहा? क्वेश्चन ये पूछेगा। बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी के लोगों ने क्या कहा? तो पूर्वी जर्मनी के लोगों ने कहा इसे एंटी फासिस्ट प्रोटेक्शन रैम्पॉर्ट। एंटी फासिस्ट प्रोटेक्शन रैम्पॉर्ट इसका नाम दिया पूर्वी जर्मनी के लोगों ने, सरकार ने नहीं, पूर्वी जर्मनी के लोगों ने इसका नाम दिया एंटी फासिस्ट प्रोटेक्शन रैम्पॉर्ट। लेकिन जब यही पश्चिमी वाले आ गए, इधर आ गए, तो पश्चिमी जर्मनी वालों ने क्या कहा? वॉल ऑफ शेम, यानी कि दीवार का ये शर्मनाक रूप है क्योंकि हमारे घर को ये बांट दिया। तो वॉल ऑफ शेम इसने कहा पश्चिमी जर्मनी वाले। पश्चिमी जर्मनी वालों, और पूर्वी जर्मनी वालों ने क्या कहा? एंटी फासिस्ट एंटी फासिस्ट प्रोटेक्शन। शहर के बीच की लंबाई 43 मीटर मैंने बता ही दिया, ऊंचाई 3.6 मीटर यानी कि लगभग 12 फीट और लाइन मोड़ का, और 10 फीट के आसपास हिंटरलैंड का। चौड़ाई 1.2 मीटर, दीवार चौड़ा था यानी कि 1.2 मीटर का मान के चलो कि 3 फीट के आसपास हो जाएगा, 3-3.5 फीट के आसपास चौड़ा था। डेप्थ स्ट्रीम, ये जो डेप्थ स्ट्रीम था कहीं 30 फीट था, कहीं 100 फीट था, यानी कि एक साइज का नहीं था, कहीं बहुत बड़ा कहीं छोटा। मीटर या फीट? सॉरी मीटर, 30 से 100 मीटर का ये था डेप्थ से, यानी कहीं 10 फीट का भी था, कहीं 100 फीट का भी था, कहीं मतलब अलग अलग साइज से था, वो कहीं एक साइज का नहीं। और 13 अगस्त 1961 को तार से घेराबंदी की गई थी, मैंने बता ही दिया है। पक्का निर्माण में 2 सप्ताह लगा, ये भी मैंने बता दिया है। निर्माण तक 4 चरण है, शुरू में 2 सप्ताह में बनाया गया, फिर लगा कमजोर है टूट सकता है, फिर उसको मजबूत किया गया, फिर उसको मजबूत किया गया, लेकिन सबसे मजबूत दीवार जो है वो उसका नाम है ग्रीन जेमॉल 75। तो 75 में चौथे चरण में जब दीवार आखिरी चरण माना जाता है, जब बना था, तो ग्रीन जेमॉल जो है सबसे मजबूत निर्माण माना जाता है। तो ये आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है इसका सबसे मजबूत निर्माण क्या था? तो ग्रीन जेमॉल 75, ठीक है। इसकी सिक्योरिटी में पूर्वी जर्मनी की सेना रहती थी जिसको एमबीए कहा जाता था। पूर्वी जर्मनी के बारे में सेना कहा जाता है एमबीए। सीमा पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होता है वो रहती थी, और पीपुल्स मिलिशिया के जवान होते थे, यानी कि सिक्योरिटी की चाक चौबंद व्यवस्था थी। देखते ही गोली मार देने का आदेश भी था अगर कोई डेथ ऑफ स्क्रिप्ट में दिखेगा। तो 1961 का एक सबसे बड़ा घटनाक्रम माना जाता है। 1961 में एक और घटना घटता है, उसको हम लोग बोलते हैं पे ऑफ पिग्स। पिग्स मतलब वो एनिमल वाला नहीं जिससे लिपस्टिक बनाया जाता है, मैं उस पिग्स की बात नहीं कर रहा हूं। आप सबको पता है कि पिगमेंट्स का यूज होता है लिपस्टिक बनाने में। अब जितनी हमारी बहनें या महिलाएं देख रही होंगी वो लोग आप लोग प्रयोग करते ही होंगे पिगमेंट्स का। ठीक वैसे ही जैसे मछली मैंने खा लिया लेकिन इसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला है तो शाकाहारी हो गया। तो बे ऑफ पिग्स इन्वेजन इसको कहा जाता है, और ये होता है 1961। ये था क्या? तो ये शीत युद्ध के दौरान एक
असफल सैन्य अभियान। ये क्या था? शीत युद्ध के दौरान किया गया एक असफल सैन्य अभियान था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा सरकार को गिराने की कोशिश की। किसको गिराने की कोशिश की? अमेरिका ने क्यूबा सरकार को गिराने की कोशिश। तो क्यूबा में फिडेल कास्त्रो ने 1959 में सत्ता को संभाला और उन्होंने क्यूबा में साम्यवादी शासन स्थापित करने का प्रयास शुरू किया। 1959 में सरकार किसने संभाला क्यूबा में? फिडेल कास्त्रो ने, और वहां पे जो पूंजीवादी सिस्टम था उसको बदल के साम्यवादी करने का प्रयास शुरू किया। ऐसे क्या हुआ कि क्यूबा सोवियत संघ के करीब आने लगा। फिडेल कास्त्रो सोवियत संघ के करीब आने लगा और इससे अमेरिका को डर सा लगा, खतरा महसूस हुआ। तो हुआ क्या कि 1961 में अमेरिका ने एक गुप्त योजना बनाई, सीक्रेट प्लान। किसने बनाया? अमेरिका। कब बनाया? 1961। तो क्यूबा से जिन लोगों को भगाया गया था या जो लोग भाग गए थे एक्सेस, उनको उन्होंने क्या दिया? ट्रेनिंग, आर्मी ट्रेनिंग दिया क्यूबाई को, जो क्यूबा छोड़ के भाग गए थे। और ट्रेनिंग के बाद उनको क्यूबा के एक स्थान बे ऑफ फिक्स में उतार दिया। ट्रेनिंग ले दिया, ट्रेनिंग के बाद उसको क्यूबा में वापस एक जगह उतार दिया। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था फिडेल कास्त्रो की सरकार का तख्ता पलटना, उसकी सरकार को गिरा देना। लेकिन असफल हो। असफल क्यों हुआ? क्योंकि उनको उसका प्लान क्योंकि फिडेल कास्त्रो को प्लान पता था और क्यूबा की सेना उनसे लड़ने के लिए तैयार थी। दूसरा, स्थानीय लोग फिडेल कास्त्रो के साथ थे, बटिस्टा और अमेरिका के साथ नहीं थे। बटिस्टा कौन था? फ्रांसिस्को बटिस्टा, जिसकी सरकार को हटा के कास्त्रो आए थे। तो बटिस्टा के विरोध में थी जनता, अमेरिका के विरोध में थी जनता। तो जनता का साथ कास्त्रो के साथ था। कास्त्रो की सेना तैयार थी, पहले से प्रिपेयर थी। और अमेरिकी जो थे वो भी इस प्लान को सपोर्ट खुल के नहीं कर रहे, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी। हालांकि इस युद्ध के दौरान 2 राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई, एक का टर्म खत्म हुआ था, एक शुरू हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति का भी खुल के सपोर्ट नहीं था, सब कुछ छुप छुप के हो रहा था। तो न जनता का सपोर्ट था, न अमेरिकी सरकार का सपोर्ट था। खुल के सपोर्ट तो था लेकिन खुल के नहीं था। और क्यूबा की सेना खुल के तैयार थी। तो इसी को बोलते हैं बे ऑफ फिक्स। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम होता है कि अमेरिका की बदनामी होती है, यानी कि दुनिया भर में अमेरिका की छवि खराब हो जाती है, कमजोर हो जाती है। फिडेल कास्त्रो और स्ट्रांग होता है, मजबूत हो जाता है, और यूएसएसआर और क्यूबा का रिलेशन स्ट्रांग होता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। और आगे चलकर यही जो युद्ध था क्यूबा मिसाइल संकट का कारण बना। और वो होता है 1962 में। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब होता है? और ये वैसा टाइम था जब दुनिया परमाणु युद्ध के काफी करीब हो। इसमें क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? जो ये सोवियत संघ था उसने क्यूबा में अमेरिका की ओर मुंह करके मतलब परमाणु लगा दिया था। परमाणु तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस अक्टूबर 1962 में हुआ। कब हुआ? अक्टूबर 1962। ठीक है, और ये लगभग कितने दिन चला? 13 दिन। ये टकराव 13 दिन का था। और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने। 13 दिनों तक कौन कौन आमने सामने रहा? सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। और क्या है?
इसका अगर पृष्ठभूमि की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें, तो आपको थोड़ा सा पहले यानी कि बेऑप्टिक्स की तरफ चलना होगा। उससे भी पहले 1964 में चलना होगा, जब क्यूबा में साम्यवादी सरकार का गठन होता है और फिदेल कास्ट्रो वहां का शासन संभालते हैं और क्यूबा सोवियत संघ का सहयोगी बन जाता है। और क्यूबा अमेरिका के बहुत करीब है, लगभग 160-65 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 145 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब अमेरिका से क्यूबा बहुत सटा हुआ है और अगर क्यूबा सोवियत संघ के साथ जाएगा तो सोवियत संघ को अमेरिका पर हमला करना आसान हो जाएगा। तो अगर क्यूबा में मिसाइल लग जाए तो अमेरिका सोवियत के जद में आ जाएगा और इसीलिए बेऑप्टिक्स किया गया। बेऑप्टिक्स क्या था? कास्ट्रो को हटाने का एक असफल प्रयास था। और ये बेऑप्टिक्स जो है क्यूबा को और यूएसएसआर को और करीब ला दिया। और जब करीब लाया तो संकट कैसे शुरू हुआ ये देखिए। 1962 में अमेरिका का एक जासूसी विमान का नाम क्या था? विमान का नाम था U-2। ये कहाँ का विमान था? अमेरिका का जासूसी विमान। अमेरिका का जासूसी विमान था, नाम क्या था? U-2। इसने देखा सोवियत संघ जो है क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर रहा है। अब परमाणु मिसाइल अगर सोवियत संघ तैनात करेगा तो अमेरिका कहाँ जाएगा? स्वाहा। क्या तो बोल रहे साथी, बोलिए कुछ बोल रहे थे। हाँ, इस विमान का नाम बता रहे थे, U-2। तो U-2 ने क्या देखा? U-2 ने देखा कि जो सोवियत संघ है वो अमेरिका में, अरे सॉरी, वो क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर रहा था। और अगर वो मिसाइल तैनात हो जाता तो कुछ ही मिनट में अमेरिका दुनिया के नक्शा से स्वाहा हो जाता। और जब ये खबर अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि जॉन एफ कैनेडी को मिलती है तो वो कहते हैं कि क्यूबा को चारों ओर से घेर दे। क्यूबा द्वीप था ना, तो नौसेना घेराबंदी कर दो। इसको बोला जाता है नोवेल ब्लैक होल्ड। और नौसेना से घेराबंदी करने के लिए बोला जाता है किसको? क्यूबा को। क्यूबा को चारों तरफ से नौसेना से घेर दो। किसने दिया? इसका मतलब ये था, इन्होंने यूएसएसआर को चेतावनी दी कि अगर तुम्हारा कोई भी जहाज आएगा तो हम उसको रोक दें। सोवियत के नेता कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। नाम निकिता है लेकिन वो निकिता लड़की महिला नहीं थी, निकिता पुरुष का नाम है। तो सोवियत राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव शुरू में पीछे हटने से इनकार कर देता हूँ। बोलते हैं परमाणु लगा दे लिया, कोई बोलता रे उड़ा दे मुझे बोल देता। और पूरी दुनिया डर गई थी, बैकग्राउंड समाज रहा था। परमाणु तो समझते हो, हिरोशिमा और नागासाकी में जहाँ गिरा है आज भी वहां लोग विकलांग जन्म लेते हैं। जबकि 1945 में गिरा है 6 अगस्त और 9 अगस्त। अब तो उससे कई गुना हो गया है थोड़ा। और उससे ज्यादा खतरनाक आज वहां पर साइडिशन। तो परमाणु में समझ सकते हो कि कितना डेंजर। तो पूरी दुनिया डर रही थी। फाइनली दोनों देश आपस में बात विचार करते हैं, जिसको हॉटलाइन बोला जाता है, यानी कि फोन पर। और उसके बाद यूएसएसआर सहमति देता है कि हम मिसाइल हटा लेंगे लेकिन मेरी दो शर्त है। शर्त नंबर 1 कि अमेरिका कभी भी क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। शर्त नंबर 1 क्या था? अमेरिका कभी क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। और शर्त नंबर 2 कि जो तुर्की पर अमेरिका ने कब्जा कर रखा है, मिसाइलें लगा रखी हैं, उसको छोड़ दे। और
परिणाम ये होता है कि परमाणु युद्ध टल जाता है और यही शुरू होती है हॉटलाइन की शुरुआत, यानी कि बातचीत की शुरुआत, और दोनों देशों के बीच जो समझौता है ये हो जाता है। और इस युद्ध के बाद का जो दौर है, आप देखिएगा लगातार कि सिर्फ बातचीत हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग तनाव शैथिल्य के नाम से जानते हैं। इसी दौर को तनाव शैथिल्य के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि तनाव शैथिल्य कब हुआ, तो 70 के दशक में तनाव शैथिल्य का दौर यही है। यहाँ पे तनाव शिथिल हो गया, तनाव कम हो गया युवा मिसाइल संकट के बाद, जब निकिता की बातें रात रात भर टेलीफोन पे होने लगी। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। रात में फोन करता जॉन एफ कैनेडी निकिता को, बाबू ने खाना खाया क्या? वो समझौता वाला। तो इस दौर को क्या कहते हैं? तनाव शैथिल्य। तनाव शैथिल्य। तनाव शिथिल हो गया, टेंशन था वो कम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना? बाबू ने खाना खाया क्या? चलिए 62 के बाद 63 में होता है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसको पीटीबीटी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें परमाणु परीक्षण को सीमित करने की बात की गई, यानी कि परमाणु बनाएंगे लेकिन लिमिटेड बनाएंगे। इसको एलटीबीटी भी कहा है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। और पीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? पार्टियल टेस्ट बैन ट्रीटी। पार्टियल टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि परमाणु बनाया जाएगा लेकिन सीमित बनेगा, कम बनेगा। उसके बाद 1971 में जो साम्यवादी देश चीन था, इसका अमेरिका के साथ संबंध सुधरने लगा। 1972 में SALT 1, 2, 3 लगातार होता है और इसमें तय किया जाता है कि परमाणु की एक हथियार की जो सीमा है वो होगी मैक्सिमम इतना परमाणु आप रख सकते हो। एनपीटी होता है 1968 में। एनपीटी कब होता है? पक्का? कंफर्म? परमाणु हाँ, एनपीटी। 1975 में होता है हेलेंस्की समझौता, जिसमें मानवाधिकार और शांति पर सहमति बनाई जाती है। हेलेंस्की में एक एग्रीमेंट होता है, यानी कि तनाव शैथिल्य का ये आखिरी मीटिंग था हेलेंस्की। इसके बाद से फिर से शिथिल शुरू होता है, और वो इसलिए होता है अफगानिस्तान पे हमला कर देता है सोवियत संघ, और अफगानिस्तान भी पर नजर अमेरिका की हमेशा रही है। तो शीत युद्ध फिर से तेज होता है, यानी कि तनाव शैथिल्य का दौर जो था 70 से 80 के दशक ये 75। उसके बाद 1983 में अमेरिका शुरू करता है स्टार वार कार्यक्रम। 1983 क्या शुरू किया जाता है? और वहां तक तो ठीक था, लेकिन वो दौर आता है सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति का। नाम तो सुना ही होंगे। देखो गमछा इसलिए लगा लिए कि गोबर छूने वाला है। तो 1985 में आखिरी राष्ट्रपति के रूप में आते हैं मिखाइल गोर्बाचोव। देखो किसी चीज का सिस्टम होता है, सिस्टम को आप सुधार सकते हो, लेकिन अगर बदल दोगे ना तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे मान के देखिए मोबाइल है, मोबाइल का जो बैटरी है, इसमें जो करंट है, उसका एक सिस्टम लगा हुआ है, कितना करंट पास करेंगे कि मोबाइल चलेगा। अब इसमें 11,000 वोल्ट का कनेक्शन दे दो, क्या होगा? मोबाइल खत्म, टाटा बाय बाय। अब मिखाइल गोर्बाचेव आया, तब सोचे कि सबसे बेसिक पढ़ा लिखा हम ही है। काबिल इस काबिल भी कर सकते हैं, कबिलांट कर सकते हैं, टॉपर। हाँ, बना कर टॉपर समझता था। अब किया क्या कि सुधार शुरू किया। मुकेश
लड़का है, ठीक है। इसको सुंदर बनाने के लिए आप बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं कि इसका हेयर लंबा, बाल थोड़ा सा बड़ा करवा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसको लिपस्टिक लगा दीजिए, इसका मुंह छिलवा दीजिए, जेंडर चेंज करवा दीजिए, जेंडर या सेक्स, सेक्स को चेंज करवा दीजिए। ऐसा थोड़े होता है। अगर किसी का नाक छोटा है तो प्लास्टिक का नाक लगवा दीजिएगा ना, तो पूरा नाक लगवा दीजिएगा। तो मिखाइल गोर्बाचेव भी यही किया। वो रूस को सुधारने नहीं आया, रूस में बहुत सारी समस्या थी, गरीबी था, बेरोजगारी था, सुधारने नहीं आया। आया तो रात रात भर में लोगों से बतियाने लगा। भाइयों बहनों, मेलोनी उस समय इटली की एक लड़की का नाम था। हॉटलाइन पे बात होता था, टेलीफोन पे, तुम लोग को नहीं पता है, हम उस टाइम थे। भाइयों बहनों मित्रों, मेलोनी बोले कि हम सिगरेट पी रहे हैं, आप चुपचाप रहिए। बताओ, गंजेड़ी से सिगरेट पीने से कोई सलाह लेगा तो देश बर्बाद होगा ना करेगा। तो मिखाइल गोर्बाचेव के दो प्लान लाया। एक प्लान का नाम था ग्लासनास्ट और दूसरा का नाम था पेरिस्ट्रोइका। ग्लासनास्ट का क्या होता है? खुलापन, खुलापन या खुले खुलापन। और पेरिस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्निर्माण, मैंने रीस्ट्रक्चर कर देना, लड़का को लड़की बना देना, लड़की को लड़का बना देना। यानी कि कहने का मतलब है कि जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कर देना। अब मान के चलो, एक मिटा दें, मान के चलो कि ये एक छोटा सा दुकान है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 50,000 रुपया मुझे लगाने की, 35,000 मुझे लगाने की, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ा सा मल्टीप्लेक्स खोल दो जिसमें सिनेमा हॉल भी है, मॉल भी है, ग्रेनरी आइटम भी है, पार्क भी है, मतलब ऑल इन वन एक ही जगह है। यहाँ कुरकुरा कितना मिलेगा? 5 रुपया, 10 रुपया। 10 रुपया में कुरकुरा मिलेगा, यहाँ मिलेगा 9 रुपया में। यहाँ कुरकुरा लोगे तो यहाँ जाना पड़ेगा, तरकारी ले लें, यहाँ एक जगह मिल जाएगा सब कुछ, कपड़ा से लता से लेके सब कुछ। तो ये चलेगा कि चलेगा? ऑल इन वन ये चलेगा कि ऑल इन वन ही चलेगा? तो जब पैसा वाला था तो चल निकला। और जितना सोवियत संघ का छोटा छोटा दुकान था, दुकान वहां किसका था? सरकार का होता था, वहां पे पब्लिक का दुकान नहीं होता था। तो इसका दुकान जो है सब सुधा बंद हो गया। तो दुकान में जितना दुकानदार था वो बेरोजगार हो गया, तो पूरा सोवियत संघ में बेरोजगारी बढ़ गया। अब बेरोजगारी भर नहीं बढ़ रहा, लगभग 1500, इतना 1500 बैंक दिवालिया हो गया। मैंने बैंक लोन देता है ना, बैंक के लोन में चल गया। सबसे बड़ा ऐसे थोड़े है कि गोबर चूक गया था। कितना बैंक दिवालिया हुआ? लगभग लगभग 1500। इतने पे नहीं रुका, जितना ये सब दुकान था ना, ये सब औने पौने दाम में बेचना पड़ गया। अब 1 लाख पूंजी था तो उसको बेच दिया गया 1,000 में। ये बड़ा बड़ा दुकान वाला था ना, सब इसको खरीद लिया औने पौने दाम में। 50,000 था ना दुकान, इसको बोला कि 50 रुपया दे बहुत देना तो देना तो पूरा। तो ये गैराज सेल बन के रह गया और सभी औने पौने दाम में बेच दिए गए। तो ये गैराज सेल की घटना कहाँ की थी? कहाँ की है? सोवियत संघ की। अब क्रेडिट गोज ऑन मिखाइल गोर्बाचेव। इनका नाम ही है, आप लोग दिल बना लीजिएगा, इनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव, इसीलिए हम इसको गोर्बाचेव तो कर रहे थे। तो दुनिया से बड़ा गैराज सेल सोवियत में,
तब बैंक दिवालिया सबसे ज्यादा कहाँ हुए? सोवियत संघ। उसमें कारण क्या था? मिखाइल गोर्बाचेव की नीति, ग्लासnost और पेरिस्ट्रोइका। पूंजी बाजार। क्योंकि एक्सपेरिमेंट उतना ही करना चाहिए जितना चले। अब लोग जैसे मान चलो कि नेहा है, उसको लाल रंग से डर लगता है। एक्चुअली क्या है कि एक बार लाल रंग के पहन के जा रही थी और लाल रंग से तुम भी पहने हो ना, जाओगे अगर कहीं तुमको बड़ा रास्ता मिल जाएगा तो तुमको उठाकर फेंक देगा, तो उसके बाद तुमको लाल रंग से डर लगने लगेगा। तो लाल रंग से डर लगता है। फिर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ी लिखी थी, तेज टॉपर, तो उसके दिमाग में आया कि ऐसा क्या किया जाए कि शरीर का जो रेड सेल्स है ना, लाल रंग का जो खून होता है ना, इसको ग्रीन कर दिया जाए, थोड़ा सा सुंदर लगे, टिक भी अच्छा लगे। तो कहा कि जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू की, पूरा शरीर में से खून में निकाल दी और गुलाबी रंग का रंग भर दी, वो आदमी दिखता रहेगा। ये काम किया था गोर्बाचेव। अच्छा तुम्हें थी एक्सेप्ट करना, चलो एक्सेप्ट रेट बताता है, हम तो तुम्हें नहीं करेंगे नाम। चलो तो ये क्लियर हो गया ना कि एक्सपेरिमेंट उतना करना चाहिए जितना जरूरी है। अब लाल खून निकाल के गुलाबी खून, ऐसे देखो ये सब अगर मिखाइल गोर्बाचेव का जब कोई महिला करती तो ये विवादित नहीं होता। समझ सकते। सब कहते थे कि क्योंकि जनरली हम लोग कह देते कि भाई उन लोग को तो हर चीज में ऑप्शन चाहिए। आजकल क्या है ना कि नया ट्रेंड आया है, अगर लड़की का शादी हो रहा है और लड़का देखने गए तो जान तो क्या कहेगा, ओह माय गॉड ये लड़का हरे कलर का नहीं है क्या, थोड़ा सा हरा रहता तो मजाक, मिट्टी कलर का पूरा तो डिमांड आ रहा है मिट्टी कलर का नहीं है। खैर तो मिखाइल गोर्बाचेव का कहानी समझ में आ गया। उसके बाद 87 होता है आईएनएफ संधि 8 दिसंबर को। इसमें क्या है कि मध्यम दूरी के मार करने वाले जितने परमाणु थे उसको नष्ट कर दिया। आईएनएफ संधि में मध्यम दूरी के से मार करने वाले परमाणु को, यानी कि मिडिल रेंज वाले जितने न्यूक्लियर बॉम्ब थे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1989 का वो दिन 9 नवंबर को जब जनता को गुस्सा आया और गोबर पे गिर गिर के उचक फिसल के दीवार को तोड़ दिए। यानी कि ऐसा कभी कभी ऐसा हुआ होगा आप लोग के साथ कि मोबाइल ऐसे चलाते जा रहे हैं, पैर जो है चिकना के ऊपर पड़ गया, फिसल के गिर गए। ऐसा हुआ है? ऐसे किसके साथ हुआ होगा? ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं। अब बता देंगे तो बदनाम हो जाएंगे, लाइव क्लास है, लेकिन जिनके साथ हुआ देखते हंसी देखिए वही शख्स है। तो दीवार कब गिरा? 9 नवंबर 1989 और जर्मनी का एकीकरण हो जाता है 1990 को और शीत युद्ध समाप्त होता है 1991 को, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 15 रिपब्लिक में और वहां रूस के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, यानी मिखाइल गोर्बाचेव जो है गोबर में छू जाते हैं और पहले राष्ट्रपति के रूप में आते हैं। रूस के नाम था बोरिस एल्त्सिन। शीत युद्ध का अंत हो गया है, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा और गोबर देख के चलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो मत कीजिएगा, तो पढ़ना पड़ जाएगा।